तो सेल को हम बोलते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल से आप क्या समझते हैं? बेसिक काम करते हैं जो फंडामेंटल मतलब कि सबसे ज़्यादा आधारभूत, मतलब इट इज़ द बेसिस जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी बनी है ना, यही बोलते हैं। तो सेल को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक तरीके से बोलें क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट, यही बोलते हैं। ये तो 10th की है ना, 9th की बुक तुम्हारे पास है, तो मैं ये ले लूँ, ठीक है, हम दोनों से कोऑर्डिनेट करके पढ़ते जाएंगे। तो सेल को डिस्कवर करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। उनने कैसे इसको डिस्कवर किया था? की स्लाइस को उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, हाँ, तो उनको क्या दिखा था? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। तो उनने बोला कि अगर हम देखें कि अगर ये घर है तो अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है ना कि ये ब्रिक्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। और वो कैसे दिखेंगे हमें? जब हम उनके फंडामेंटल यानी उनके फाउंडेशन पे जाएंगे। फाउंडेशन किसी भी चीज़ का, बिल्डिंग का फाउंडेशन, ऐसे ही हमारी बॉडी का फाउंडेशन क्या है? सेल, ठीक है। तो सेल को हमने बोला इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब उसको समझते हैं, मतलब का, इस शब्द का मतलब क्या है। हमने बोला सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। फंडामेंटल यानी कि इससे ही हमारे बाकी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। मतलब अगर हम उसे उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे जाके देखेंगे तो हमें वो क्या दिखाई देगा? सेल। तो हमने बोला कि फंडामेंटल यानी कि इसका बॉडी के स्ट्रक्चर्स कौन बनाता है? सेल, ठीक है। और ऑब्वियस बात है जब उसके स्ट्रक्चर्स होंगे तभी वो क्या होंगे? बॉडी की फंक्शनिंग होगी। मतलब जो मैंने बोला समझ में आया ना, बेसिकली सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब ये थोड़ी एडवांस डेफिनेशन हो जाती है जो बेसिकली हमें बड़ी क्लासेस में पढ़ने मिलती है, लेकिन इसको याद रखना, लिखना तो तुम यही कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म। नोट्स बनाते चलूँगी, है ना, मैं साथ साथ, सो दैट तुम्हें आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि नोट से पढ़ने में, रिवाइज करने में इजी हो जाता है ना। तो अगर हम बात करें कि सेल को हु डिस्कवर्ड सेल, तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रीडिंग करके आए हो पहले से पढ़ा दिया है, वेरी नाइस। रॉबर्ट हुक। अब जब इसके सेल की डिस्कवरी के पहले किसी को भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। हम सब समझते थे कि इंसान है, एक यूनिट है, इंसान खुद एक यूनिट है, ठीक है, और वो फंक्शनिंग करता है अलग अलग। किसी को ये भी नहीं पता था कि डाइजेशन भी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है ना। और फिर हमें बोला किसने? रॉबर्ट हुक ने, कि भाई एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल, ओके। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए। कौन कौन साइंटिस्ट आए? जैसे कि हाँ, उन सब ने आके थ्योरीज दी अपनी अलग अलग, है ना। और उनने बताया कि ये जो सेल है ना, ये एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं, ठीक है। अरेंज रहते हैं यानी कि हाँ, सेल अरेंज होके जब ग्रुप ऑफ सेल क्या बना लेता है? टिश्यूज। अब अगर हम टिश्यू की बात कर रहे हैं तो पहले हमें सेल को समझना पड़ेगा कि सेल के और मतलब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, है ना। तो बहुत सारे सेल्स जब एक साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू सब मिलके क्या बनाते हैं? और ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या बनाते हैं मिलके? ऑर्गन सिस्टम।
और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। राइट। यानी कि अगर हम सेल की बात करें तो हमारे सेल्स अलग अलग ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग उनके नाम होंगे। अब जो हमारे न्यूरॉन समझते हो क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? वो नर्व सेल। यानी कि अगर हम बात करें अपने नर्वस सिस्टम की, किसकी बात करें? नर्वस सिस्टम की, तो उसकी सेल यूनिट यानी कि उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट कौन होगी? न्यूरॉन होगी। ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट पे अलग अलग सिस्टम्स जो हैं, जो हमारे सिस्टम्स कितने ऑल टोटल देखा जाए तो? डाइजेशन। देखो सबसे पहले समझते हैं ब्रेन, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम जो सब कुछ कंट्रोल करता है। उसके बाद हम आए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम का सेल का नाम क्या होता है? वो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है? सेल यूनिट। डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ स्मूथ मसल सेल। हाँ, पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं उनको। पढ़ेंगे हम उनके बारे में आगे, सब कुछ पढ़ेंगे। देखो अब जैसे हमें ये बताया है कि स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल, ओवम, बोन सेल, स्पर्म, फैट सेल, ये क्या है हमारी बॉडी में? सेल्स जितने अलग अलग वाइड स्प्रेड हैं। तो हमें बोला कि ये स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमें ये पढ़ना था कि सेल होता क्या है। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछा जाता है ना 9th-10th में। तो हमें पूछा तो डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछे सेल की तो तुम बता दोगे? हाँ ठीक है। अब सेल की जो लोकेशन है, लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग सेल्स हैं। कौन कौन से सेल हैं? हमने बोला कि अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो कौन सी? न्यूरॉन होता है, ये सेल्स हैं, न्यूरॉन है। स्मूथ मसल सेल्स, राइटिंग समझ में आ रही है? और हमारे जो गोनैड्स होते हैं या फिर हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनका कौन कौन से होते हैं? स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम। और अगर हम बात करें तो जो हमारी बॉडी में बोन्स रहती हैं वो कैसे बनती हैं? बोन्स कार्टिलेज। नहीं, कार्टिलेजनस तो वो कार्टिलेज अलग चीज़ हो जाती है। कार्टिलेज ऑसिफाई होकर बोन बनाते हैं, ये बात गलत नहीं है। लेकिन उसको जो सेल्स होते हैं ना उनको बोन सेल्स बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। लेकिन उसको अपन को पढ़ना नहीं है अभी, बस अपन छोटी क्लास में है ना, इसलिए अपन को नाम क्या दिया है? बोन सेल्स। अब जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम 11th में आ जाओगे, 10th में जाओगे, तो ये बोन सेल का एक साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं उनको, जो बोन का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है? सब कुछ हमारे सेल्स का नाम है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको। सेल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन ह्यूमन बॉडी ठीक है। अब सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब अपन ने बोला हाँ सेल की लोकेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत सारे टाइप्स में होता है, ये हमें याद रखना है। बुक में डायग्राम बना हुआ है, कई बार इनका डायग्राम पूछना जाता है कि न्यूरॉन का डायग्राम बना के बताओ, है ना, ये हमें याद करना है। तो न्यूरॉन का डायग्राम बनाते आता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन बॉडी होती है, मैं सब बताऊंगी आगे, अपने पास आगे चैप्टर भी है ये। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या अबाउट, हमने बोला कि सेल 2 टाइप का आया। क्या आया? सेल 2 टाइप का। एक हमने बोला यूनिसेल्युलर और एक मल्टीसेल्युलर, ठीक है। क्या बोला? यूनिसेल्युलर सेल्स और मल्टीसेल्युलर सेल्स। मैं इसके नोट्स बना के लाई थी। नोट्स एक्चुअली ना बना के दे दो ना सबको तो ईजिली हो जाता है सब कुछ ना। हाँ, तो सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक हमने बोला कि यूनिसेल्युलर सेल्स, लिखवा देती हूँ है ना मैं,
अभी जो पहले वाली क्लास हुई थी उसमें नोट्स बनवाए थे क्या? इससे पहले क्लास नहीं हुई? बायो की, उसमें नोट्स नहीं बनवाए? मतलब पहले जो वो करा था उसमें बनवाए थे। अच्छा, तो हमने बोला सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, से बनाते जाना। एक हमने बोला यूनिसेल्युलर सेल्स, नहीं ऑर्गेनिज्म लिखना, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और जो एक सेल से मिलकर बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा और बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और बहुत सारे फंजाइज जो होते हैं वो किस में आते हैं? हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। और जब वो बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम, तुमने किंगडम क्लासिफिकेशन समझा है कि छोटी यूनिट से लेके ह्यूमन तक का जो बेसिक वो होता है, तो देखो अपन सबसे पहले ना इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। बेसिकली होता क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना पूरी अर्थ पे, ठीक है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है अपन ने, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, हाँ वो डाइवर्सिटी है ना, मुझे पता है। यूनिसेल्युलर तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे तो अपन को आइडिया हो जाएगा, है ना। तो वो अलग अलग उसमें डिवाइडेड है, ठीक है। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, अभी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे ना। इसमें आ गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, है ना। कहाँ दिया है, रुको मैं बताती हूँ। हाँ, तो उसको हमने क्या बोला? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। ये समझ में आया? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक सेल से मिलके बना है, और मल्टी सेल्युलर मतलब जो सेल्स के ग्रुप से मिलके बना हुआ है। ये यहाँ लिखा हुआ है देखो, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक सेल से मिलके बना हुआ है, जैसे क्लाइमाइडोमोना, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ठीक है। यूनि इज इक्वल्स टू सिंगल। और जो बहुत सारे सेल के ग्रुप से मिलके बना है उसको हमने क्या बोला? मल्टी सेल्युलर, मतलब बहुत सारे, है ना, सेल से मिलके बना हुआ, उसको हमने क्या बोला? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब ह्यूमन क्या है? यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। और बिल्ली क्या है? मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हमने बोला कि सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? वो तो ऑर्गेनिज्म हो गया ना। सेल, प्रोकैरियोट। अगर हमसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिज्म के टाइप क्या हैं, तो यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। सेल के क्या टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। समझ में आया? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स, यानी कि प्रो मतलब पुराने, ठीक है। प्रोकैरियोन मतलब, कैरियोन का मतलब होता है सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, पता है तुम्हें? सेल का स्ट्रक्चर अभी हम ड्रॉ करेंगे, उसमें एक बीच में बड़ा सा एक वो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होती है? हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी, है ना। और हमारा मतलब जीन ट्रांसफ़र, जेनेटिक मटेरियल किसके पास होता है? न्यूक्लियस में। वेरी गुड, सब पता है तुम्हें तो, ठीक है। तो कैरियोन या कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो मतलब वो सेल्स, ऑर्गेनिज्म नहीं, वो सेल्स जिनका न्यूक्लियस क्या है? पुराने ज़माने वाला, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड नहीं है, उसको हमने क्या बोला? प्रोकैरियोटिक सेल्स। समझ में आया क्या बोला अपन ने? प्रोकैरियोटिक सेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, प्रोकैरियोटिक बोला अपन ने उसको, राइट।
उमस हो रही है ना बहुत ज़्यादा, इसको खोल लेते हैं। खुल नहीं रहा। अब ठीक है। उसको हमने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और वो न्यूक्लियस या वो सेल्स जिनका न्यूक्लियस क्या है, यू, मतलब एक तरीके से देखें कि यू, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, न्यू या न्यू। पता है सारी जो साइंटिफिक टर्म्स है ना, वो 2 वर्ड से मिलके बनती हैं बेसिकली। लैटिन एक लैंग्वेज है, हाँ, तो अगर हम उसको डिवाइड करके पढ़ें ना तो ईजिली समझ में आता है। ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे यही था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ऐसे तो किसी को समझ में ही ना आए, लेकिन अगर हम उसे डिवाइड करके पढ़ें तो वो पढ़ना ईजी हो जाता है ना। तो यू कैरियन, कैरियोटिक बोला या कैरियन बोला, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि वो सेल्स जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिफाइंड, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? कोई डाउट अभी तक? अच्छे समझ में आ रहा है? चलो अब इसके थोड़ा अपन आगे पढ़ते हैं। अब हमने सेल्स के टाइप देख लिए। हमने बोला एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स, बोला। अब हम देखेंगे कि सेल बनता कैसे है, ठीक है। तो हमने बोला कि सेल जो है उसके सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल एक चीज़ होती है, वो किस में होती है? प्लांट सेल में। अब हमने बोला कि ह्यूमन जो है उनके पास ह्यूमन सेल होगी और जो प्लांट होंगे उनके पास प्लांट सेल होगी, ऑब्वियस बात है ना। तो अब इसमें एक डिस्टिंग्विशन है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, और जो ह्यूमन सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होता, उनके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। दे आर एम्बेडेड विथ सेल मेम्ब्रेन। कोई डाउट? ये चीज़ कभी गड़बड़ मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, अपन अभी डायग्राम बनाते हैं सेल का। तुम्हें बनाते आता है डायग्राम सेल का? दिखाओ कैसे बनाते हो सेल का डायग्राम। गोल्जी एपरेटस, अभी तो तुम बनाओ, मैं बताती हूँ पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे ना अभी। गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ, मतलब बेसिकली गोल्जी एपरेटस जो होता है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, ऐसे। और इसके स्ट्रक्चर ऐसा होने का एक रीज़न है। गोल्जी एपरेटस को अपन क्या बोलते हैं? गोल्गी। उनका एक अपन बोले कि उनका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नहीं, वो ईआर का रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्जी एपरेटस के पास क्या होता है? वो पैकेजिंग करते हैं। हाँ, तो पैकेजिंग कहाँ से होगी? उनमें। तो कैसे होगा? यहाँ से स्टार्ट होगी ईआर से, और फिर यहाँ से ये सिंथेसाइज होके निकल जाते हैं। चलो मैं समझाती हूँ। वेरी गुड। ये स्ट्रक्चर होता है। हमें क्या बताया यहाँ पे कि ये सेल का स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें तो इसको हमने क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिक बता रही हूँ अभी, फिर अपन उसके अंदर जाएंगे। इसको हमने बोला क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इधर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियस। और इसके पास जितना भी फ्लूइड है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी साइटो का मतलब होता है क्या? सेल,
और प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड, तो यानी ये क्या है, सेल फ्लूइड। समझते जाओगे, अपन लिखेंगे, नोट बनाएंगे इसके बारे में। साइटोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस फ्लूइड है उसको क्या बोला अपन ने, न्यूक्लियोप्लाज्म। वेरी गुड, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए कि हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में कौन कौन आते हैं, हाँ हाँ, और प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये सब किस में आते हैं, हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। तो दिस इज द बेसिक ऑफ सेल, कि अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल इज मेड अप ऑफ सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अंदर उसमें होता है न्यूक्लियस, जिस फ्लूइड से वो फिल्ड रहता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किस मेम्ब्रेन से रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कई बार वो क्या होती है, डबल लेयर्ड भी होती है, और जिसमें वो वेल डिफाइंड नहीं होती उस सेल को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस यार, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। चलिए, तो हम बात करते हैं किसकी, अबाउट सेल। अब एक एक चीज़ अपन पढ़ेंगे, अब नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेल ऑर्गेनेली में मैंने बोला क्या क्या आता है हमारा, लाइसोसोम को एक और क्या बोलते हैं अपन, सुसाइडल बैग्स, है ना, गोल्जी अपरेटस, और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वैक्यूल, और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए अब अपन बनाते हैं, लिखिए, हेडिंग लिखिए, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेल इज मेड अप ऑफ, हमें लिखना पड़ेगा, सेल इज मेड अप ऑफ वेरियस यूनिट्स, such as plasma membrane, nucleus, cytoplasm, cell organelles, etc. ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो लिखिए, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन, ये बनी हुई है प्रोटीन और लिपिड की। किसकी, प्रोटीन और लिपिड की। तो लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले हेडिंग डालिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल that separates it from external environment। ऑब्वियस बात है, ये हमारा सेल है, हम एनिमल सेल है, ठीक है, तो ये जो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है, एक तरीके से डिस्टिंग्विश कर रही है। ठीक है, तो लिखा ये फ्रॉम प्लाज्मा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये होती है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पहली चीज़, इसका काम क्या होता है, एंट्री और एग्जिट कराना किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी मटेरियल को। तो लिखिए, मैं खुद लिखूँ या तुम्हें समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिखो सबसे पहले फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बेसिकली अपन किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, जैसे हमने टॉपिक उठाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसका पहले सबसे पहले अपन को लिखना पड़ेगा डेफिनेशन। ये बेसिक बता रही हूँ कि इस अगर आंसर पैटर्न में लिखोगे तुम्हारे मार्क्स पक्के हैं पूरे पूरे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, इसका डेफिनेशन। फिर इसका हमें लिखना होता है लोकेशन, कहाँ पाई जाती है ये। तीसरा हमें लिखना होता है इसका फंक्शन,
है ना। और डेफिनेशन के साथ साथ अपन को क्या लिखना रहता है, ये किससे मिलके बनी हुई है ना, यानी फॉर्मेशन या कंपोजिशन। वेरी नाइस, नाइस वर्ड, कंपोजिशन। ठीक है, और फिर हमें क्या लिखना, फंक्शन। बस ये चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट रहती हैं पूरे सेल को हमारी कवर करने के लिए। अब हम बात करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन हमने लिख ली, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल विच सेपरेट्स इट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पहला चीज़ हो गई, लिख ली तुमने। अब किससे मिलके बनी होती है ये, लिपिड्स एंड प्रोटीन। हाँ, तो इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। मैं ना ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कराऊंगी, फिर हम एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है, सो दैट हमें। हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है, और इसका काम क्या होता है। To separate cell from the हाँ, इट अलाउज, लिखो, इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल environment to internal environment and vice versa। vice versa मतलब समझते हो, मतलब अंदर से बाहर भी वही अलाउ करेगा और बाहर से अंदर भी कौन अलाउ करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब एक चीज़ आती है एनसीईआरटी में जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है। the process of movement of material from higher concentration टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अगर किसी भी हमारे पास में CO2 बाहर ज़्यादा है, तो अगर वो हमारे सेल में एंटर करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, है ना। ऑक्सीजन कम है बाहर और वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से आउटर कॉन्सेंट्रेशन में आ रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो हमारी लाइफ की प्रोसेसेस हैं। हाँ, इनके ऊपर हमारा पूरा बॉडी फंक्शनिंग डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमने बोला कि डिफ्यूजन में भी कौन हेल्प कराता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये किससे मिलके बनी हुई है, लिपिड से। लिख लिया। अब हमने इसकी कॉम्पोजिशन देख लिया, अब लोकेशन तो हमें पता ही है, फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी हो गया शायद, तो हमने अभी ऊपर ही लिखा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। इसमें और जो लिपिड्स एंड प्रोटीन होते हैं ना, ये क्या है हमारी बॉडी में, वाइड स्प्रेड प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो जैसे कि यहाँ बना हुआ है, ये देखिए, ये जो है हमारा क्या है, एनिमल सेल। हाँ, एनिमल सेल, और इसमें ये हमारा आउटर कवरिंग है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पहली चीज़, ठीक। और ये किससे मिलके बनी हुई है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। और इसका डायग्राम बना दूं क्या मैं एक बार, या ऐसे समझ में आ रहा है, समझ में आया। ठीक है। तो दिस इज अबाउट आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना, जो कि है सेल वॉल। सेल वॉल किस में पाई जाएगी, हमारे प्लांट सेल। तो सेल वॉल, नेक्स्ट हेडिंग, सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, प्लांट्स में रहते हैं। हाँ, तो अब सिंपल बात है कि सेल वॉल इज, स्टार डाल के पॉइंट लिख लो, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। और एनिमल सेल में एब्सेंट होने का इसका रीज़न क्या है, जो सेल्यूलोज है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट। अब जो सेल्यूलोज है वो बेसिकली उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या, सेल्यूलोज, सेल वॉल को। हाँ, और इसमें एनिमल सेल में इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर हम स्ट्रांग हो जाएंगे, अगर हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स। और इसकी लोकेशन क्या होती है, डेफिनेशन होगी हमारी, डेफिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और उसकी क्या होगी लोकेशन, इट इज प्रेजेंट
आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो लिख लेते हैं. इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. समझ में आया? तो दिस वॉज अबाउट आर सेल वॉल. और इसकी लोकेशन, अब फंक्शन देखते हैं. तो फंक्शन लिखते हैं इसके. फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ये हेडिंग्स में अगर अपन किसी भी टॉपिक, अकेला साइंस नहीं, अगर तुम इसे सोशल में भी लोगे या तुम्हारे और सब्जेक्ट्स में भी ये ऑप्ट करते हो ना, ये मतलब बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन, तो इट विल हेल्प यू फर्दर भी. ठीक है, तो अपन ने इसको बांट लिया. अब हम आते हैं अपने फंक्शन पे. तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल, function of cell wall, cell wall enables the cell to exist in hypotonic media. अब हाइपोटोनिक क्या होता है? जब इंटरनल एनवायरनमेंट से ज़्यादा बाहर होता है ना. यानी कि मेरे पास एक सेल ऑर्गेनली है, मतलब सेल है, ठीक है, जिसका नाम मैंने लिख दिया सेल ए. इसके पास अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हाँ वाटर समझ लो है, तो और यहाँ पे बहुत सारा वाटर है. तो अगर इसको हम इधर डालेंगे, जैसे कि रेजेंस होती है हमारे, एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, रेजन एक्सपेरिमेंट में दिखाती हूँ, ये रेजन एक्सपेरिमेंट. तो हम क्या करते हैं, बादाम फूलने डालते हैं और सब कुछ. अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें बहुत सारा पानी भर गया हो वो फूट गई, या हमारे लिविंग सेल है जो लिविंग प्लांट सेल, ऐसा तो नहीं है कि अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है, किसी नदी किनारे कोई पेड़ है और उसने बहुत सारे सेल को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और वो बर्स्ट हो गई. तो सेल वॉल का काम क्या होता है? इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्स्टिंग. ठीक है, लिख लो फंक्शन. इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्स्टिंग, है ना. और इट इज अ रिजिड आउटर कवरिंग, hence it protects it from external environment. Rigid outer covering, hence it prevents the cell from external environment. कोई डाउट? यहाँ तक हमारा क्या खत्म हुआ अभी? सेल वॉल. अब हम आते हैं किस पे? हमारे न्यूक्लियस पे. न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो है हमारे सेल साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन से डिस्टिंग्विश होता है, जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है. क्या होती है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. उसको हम यहाँ देखें तो ये देखिए, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, यानी कि अगर हमारा ये सेल है, अगर ये हमारा सेल है और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इज एनकैप्सुलेटेड बाय डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ठीक है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. समझ में तो आ रहा है ना ये? ठीक है. न्यूक्लियस, चलिए लिखिए न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस is covered by double membranous structure या double layer known as nuclear membrane. तो न्यूक्लियस की सबसे पहली चीज़ क्या हो गई? इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
राइट। अब इसका दूसरी चीज़ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वो बाहर से अंदर उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही, तो ये भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में लिखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन allows transfer of material from cytoplasm। अब सीधी बात यह है कि अगर इसको साइटोप्लाज्म से ज़रूरत पड़ रही है लेने की, तो इसको यहाँ से क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म से सिंपल सब्सटेंसेस। बेसिकली इसको एनर्जी वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया देगा, साइटोप्लाज्म में ही हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है, तो इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटीन है ना, जो कंपोनेंट्स है इसके, तो वो कहाँ से मिलेंगे इसको, साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म से इसको, इसीलिए यहाँ पे क्या होंगे, इसमें पोर्स होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउज क्या करता है, साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है हमारी, न्यूक्लियस में होता क्या है, तो कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस, दूसरी चीज़ आएगी हमारी कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम क्या रखते हैं अपने पास, इनहेरिटेड, डीएनए वगैरह सब इसमें ही होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स, ये लिखा, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स, डैश करो वहाँ पे, क्रोमोसोम्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज GI, है ना, दैट इज यही होता है ना, दैट इज DNA एंड DNA और RNA, बेसिकली DNA लिखो, DNA which helps in inheritance। इनहेरिटेंस मतलब क्या, पेरेंट्स से प्रोजेनी में यानी ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। हाँ, विच हेल्प्स इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलेगा हमें, DNA, और DNA क्या करते हैं, इनहेरिटेंस। ये समझ में आया। अब हमारा दूसरी चीज़ आती है जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होगी तो वो क्या कहलाएगा, यूकैरियोट। यानी कि यदि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुई हमारी, वेल डिफाइंड, ऑब्वियस बात है अगर ये वेल डिफाइंड होगी तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी अच्छे से होगा, है ना, तो इसीलिए वो यूकैरियोट होगी, वो हायर ऑर्गेनिज्म में होगी, है ना। और जो इल डिफाइंड होगी, इल डिफाइंड सेल सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो किस में होगी, प्रोकैरियोट्स में। लिख लीजिए यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। जब हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोले हैं ना, वो इसमें आएगा। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें, अब लिखो क्या क्या दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया क्या, नहीं, चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो, फ्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया हैव पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and are called prokaryotes, है ना, prokaryotes, and are called prokaryotes।
अपन प्रोकैरियोट के बारे में लिखेंगे तो हेडिंग डालो नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का डिफरेंस लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखो, नेक्स्ट लिखो, यूकैरियोट्स। Eukaryotes have well-defined nuclear membrane अब इसका डिफरेंस देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लिख लेते हैं। हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ से विजिबल तो है ये? अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ऑब्वियस बात है उसका साइज छोटा होगा यूकैरियोटिक सेल से, तो इसकी डेफिनेशन हमने लिखी ली, उसको यहाँ डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अगर हम एक पॉइंट जाएं तो डेफिनेशन का डाल सकते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? दैट हैव पुअरली डिफाइंड और इल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लिख लेते हैं, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर में। पता मैं इतना नोट्स क्यों बनवा रही हूँ, क्योंकि फिर आपको दिक्कत ना हो कभी, है ना। पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसकी क्या होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल्स जो रहते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो साइज स्मॉल, म्यू मीटर समझते हो? म्यू क्या होता है? माई म्यू क्या होता है? माइक्रोम्यू। तो 10 माइक्रोमीटर अगर अपन बोलें तो कितना, तो इनका साइज कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, मतलब इतने छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। और कंपैरेटिवली इनका साइज जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स का, इट इज बिगर देन दैट या लार्जर देन दैट, तो लार्जर, और जो है ना कंपैरेटिवली है, कंपैरेटिवली। कोई डाउट तो नहीं है ना, मैं ठीक समझा रही हूँ ना? कंपैरेटिवली, और इनका साइज क्या होता है? 5 माइक्रोमीटर टू 100, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब इनका जो क्रोमोसोम होता है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर इनमें पोरस होगा ये ज़्यादा, तो इसका क्रोमोसोम क्या होगा? सिंगल, है ना। और इसमें जो होगा वो डबल लेयर्ड होगा, मल्टी लेयर्ड, मल्टीपल, या क्रोमोसोम इज सिंगल। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो मोर देन 1 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मोर देन 1, ठीक है। अब हमने बोला इसमें सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसकी जो ये मेम्ब्रेन है वो पोरस है, बहुत ज़्यादा इल डिफाइंड है, तो इसके सेल ऑर्गेनेलीज भी क्या होंगे? वेल डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि सारा कुछ प्रोडक्शन तो यहीं से होता है, न्यूक्लियस से, है ना। मास्टरमाइंड जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन है, इनके में क्या होता है? न्यूक्लियस, सेल में अगर अपन देखें तो अगर यहाँ बात करें तो सेल ऑर्गेनेलीज
सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड समझ रहे हो? और जबकि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि वो एडवांस्ड होंगे। ठीक है, लिखा? चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या, ये था हमारा किसके बारे में, न्यूक्लियस बेसिकली। अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में? साइटोप्लाज्म। अब साइटो, ये समझ में आया? पूरा लिख लिया आपने अच्छे से? ठीक है, ये मैं रब कर दूँ। अब नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारा फ्लूइड इनसाइड द सेल, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है वो ही, उसके अंदर ही क्या होते हैं, हमारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जो किससे बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन से, है ना। उनके खुद के एक मेम्ब्रेन होते हैं। नहीं तो ऑब्वियस बात है, अगर हम पानी में कोई ऐसी चीज़ डाल देंगे तो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ऐसी सेल का फ्लूइड अगर उसमें हम कोई भी ऑर्गेनेली डाल देंगे जो कि हाइपोटोनिक नहीं है तो वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है उसके जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो किस में प्रेजेंट हैं, सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में लिखते हैं। साइटोप्लाज्म सबसे पहले लिख लो, साइटो इज इक्वल्स टू सेल, प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड contained inside the plasma membrane. Cell plasma fluid. तो बेसिकली क्या है ये, सेल इनसाइड द फ्लूइड, सॉरी सेल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल इनसाइड द फ्लूइड, क्या बोल रही हूँ मैं, सेल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख लिया आपने? ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं हमारे सारे सेल ऑर्गेनेलीज, लिखिए। इट हैज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, साइटोप्लाज्म हैज, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, हैज स्पेशलाइज्ड structures known as cell organelles. अब ये जो ऑर्गेनेली सब शब्द है ना, ये कहाँ से आया बताओ? ये जो हाँ आया तो उससे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, यानी छोटे छोटे ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखो जो हमारी सेल है उसके खुद के कुछ छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, अब उनको ऑर्गन्स थोड़ी ना बोलेंगे। प्रोडक्शन ऑफ सेल, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन के लिए भी है,
डिस्ट्रक्शन के लिए हमारे लाइजोसोम्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसके पास खुद के ऑर्गन्स हैं, लेकिन दे आर नॉट ऑर्गन्स ना, तो उसने हमने क्या बोला उसको, सेल ऑर्गेनेलीज, मतलब छोटे छोटे ऑर्गन्स, तो उसको हमने बोला सेल ऑर्गेनेलीज। और ये किस में प्रेजेंट है, हमारे साइटोप्लाज्म में। अब हर सेल ऑर्गेनेलीज का अपना क्या होता है, फंक्शन, तो ईच सेल ऑर्गेनेली हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन। ईच सेल ऑर्गेनेल या ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेल हैज इट्स ओन फंक्शन। ठीक है, कुछ कुछ के फंक्शन क्या होते हैं, प्रोडक्शन बता रही हूँ मैं, कुछ कुछ का होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कुछ का होता है डिस्ट्रक्शन, ये सब इनके क्या होते हैं, फंक्शंस। ठीक है, अब जो है वायरसेस के बारे में सुना है तुमने? तो वायरसेस के बारे में क्या चीज़ है, वो उनकी सेल मेम्ब्रेन नहीं रहती, उनको सेल भी नहीं मानते। उसको सेल भी नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसमें फंक्शन नहीं रहते सेल। हाँ, बेसिकली इट इज़ द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, तो अपन उसको सेल बोल देते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, सेल ऑर्गेनेलीज। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी सेल ऑर्गेनेलीज। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको अभी जस्ट बताई कि सेल ऑर्गेनेलीज आर tiny structures that are bounded with membrane such as ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी अबाउट सेल एंड सेल स्ट्रक्चर्स। तो आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? तो हमने आज की क्लास में क्या समझा उसका एक रिव्यू करते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हाँ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद मैंने बोला कि सेल में क्या होते हैं, दो टाइप्स के सेल होते हैं। एक मैंने बोला सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है, उसको हमने बोला यूकैरियोटिक सेल। और दूसरा क्या बोला, हाँ, फिर मैंने बोला कि सेल बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म बहुत से अलग अलग टाइप के हैं। एक मैंने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिनमें एक सेल ही है पूरी बॉडी में, उनको हमने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे को हमने बोला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर हमने आए किस पे, सेल स्ट्रक्चर पे। तो हमने सबसे पहले बोला उसकी आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। उसके बाद मैंने बोला वो किस किस से मिलके बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। फिर मैंने बोला कि इसका काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया, लोकेशन हमने बताई दी। नेक्स्ट हमने देखा क्या, सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में क्या बोला मैंने, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है और किस में पाई जाती है, प्लांट सेल। एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती। ठीक है, फिर इसके बारे में क्या बोला, इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स इट, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर है तो इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्स्टिंग। हाँ, ये हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या बोला हमने, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो कि किससे बाउंडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे क्या रहते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स, है ना, ये प्रेजेंट होते हैं। और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस, वो तो अपन ने देख लिया। उसके बाद हमने क्या उठाया था, हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में अपन ने देखा, इट इज़ द फ्लूइड ऑफ सेल। फिर हमने देखा
इसके पास कुछ कुछ छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस वाज इट अबाउट टुडेज क्लास। और कोई डाउट हो तो जस्ट आस्क मी।